प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। और एमआरएनए में ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, यानी कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनता है उसमें इसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। एमआरएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस के फॉर्म में हुआ करती है। हम जानते हैं एमआरएनए के अंदर टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यही चारों नाइट्रोजनस बेसेस अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर के अलग अलग तरह के जेनेटिक कोड बनाते हैं। एक जेनेटिक कोड या कोडॉन में कितने लेटर्स होते हैं? अगर एक जेनेटिक कोड एक नाइट्रोजनस बेस का बना है तो टोटल 4 टू द पावर 1 कोडॉन्स होंगे, यानी कुल 4 कोडॉन्स होंगे जो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। अगर एक कोडॉन 2 नाइट्रोजनस बेसेस का बना है तो 4 टू द पावर 2 आई मीन 4 स्क्वायर कोडॉन्स होंगे, 16 कोडॉन्स होंगे टोटल। ये भी 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। अगर एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसेस का बना है तो टोटल 64 कोडॉन्स बनते हैं और 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। एक कोडॉन 3 लेटर का बना होता है। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था जॉर्ज गैमोव ने, जो एक फिजिसिस्ट थे, और इनका ये प्रपोजिशन बहुत ही बोल्ड था जिसको बाद में पता किया गया तो सही पाया गया। कौन सा कोडॉन कौन सी अमीनो एसिड को कोड करता है, इसको पता करने को डेसिफरिंग कहते हैं। एंड जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग में अलग अलग डिसिप्लिन के साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। खुद जॉर्ज गैमोव, जिन्होंने ये प्रपोज किया कि कोडॉन 3 लेटर का बना होना चाहिए, वो एक फिजिसिस्ट थे। हरगोबिंद खुराना, देखो इन्होंने आरएनए सिंथेसाइज करने की टेक्निक ढूंढ निकाली। इससे हम अलग अलग सीक्वेंसेस के डिजायर्ड सीक्वेंसेस के आरएनए को बना सकते हैं, यानी होमोपॉलीमर्स बना सकते थे या कोपॉलीमर्स बना सकते थे। मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। सिवेरो ओकोआ एंजाइम, इसने टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में आरएनए को सिंथेसाइज करने में बहुत हेल्प किया और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज एंजाइम होता है। आओ अब जेनेटिक कोड के चार्ट को देखते हैं। जॉर्ज गैमोव ने प्रपोज किया था कि टोटल 64 कोडॉन्स होने चाहिए और एक कोडॉन 3 लेटर का बना होना चाहिए। बाद में एक्सपेरिमेंटली इसे सही पाया गया। 64 कोडॉन्स में 61 कोडॉन्स किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 कोडॉन्स किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इनको स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं। एमआरएनए के अंदर जो पहला कोडॉन होता है उसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं और जहां पे ट्रांसलेशन का एंड होता है वहां पे स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। AUG ये इनिशिएशन कोडॉन होता है और ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। UAA, UAG और UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। हर कोडॉन में फर्स्ट पोजीशन यहां से आती है, सेकंड पोजीशन का लेटर यहां से लिया जाता है और थर्ड पोजीशन का लेटर यहां से लिया जाता है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जिनको केवल एक कोडॉन कोड करता है, कुछ को 2 कोडॉन्स कोड करते हैं, कुछ को 3 कोडॉन्स कोड करते हैं, कुछ को 4 कोडॉन्स कोड करते हैं और कुछ को 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। पहले एक कोडॉन वाले को देखते हैं। AUG ये केवल मेथियोनिन को कोड करता है। UGG ये केवल ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, यानी मेथियोनिन को कोड करने के लिए केवल सिंगल कोडॉन होता है और ट्रिप्टोफैन को कोड करने के लिए भी केवल सिंगल कोडॉन होता है। अब ऐसी अमीनो एसिड्स को देखते हैं जिनको 2 कोडॉन्स कोड करते हैं। फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पराजिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, मतलब टोटल 9 अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जिनको 2 कोडॉन्स कोड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
तो हमने ऐसे अमीनो एसिड को देखा जिनको केवल एक कोडॉन्स कोड करते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को देखा जिनको केवल दो कोडॉन्स कोड करते हैं। आइसोल्यूसिन ये एकमात्र अमीनो एसिड होती है जिनको तीन कोडॉन्स कोड करते हैं। आओ अब चार कोडॉन्स वालों को देखें। वेलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलनीन एंड ग्लाइसिन। ये कुल 6 अमीनो एसिड्स होती हैं जिनको 4 तरह के कोडॉन्स कोड करते हैं। आओ अब उन अमीनो एसिड्स को देखें जिनको 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। ल्यूसिन, ये देखो सेरीन के 4 कोडॉन्स यहां पर हैं और 2 कोडॉन्स यहां पर हैं, यानी कि सेरीन को भी 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। ल्यूसिन और सेरीन के अलावा अर्जिनिन अमीनो एसिड होती है और इसको भी 6 कोडॉन्स कोड करते हैं, यानी टोटल 3 अमीनो एसिड्स होती हैं, ल्यूसिन, सेरीन एंड अर्जिनिन, जिनको 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। और इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आओ जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानें। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, यानी 3 लेटर्स का बना होता है। जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है, कहने का मतलब एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। जेनेटिक कोड को जब पढ़ा जाता है एमआरएनए में तो उनको कॉन्टिगुअस फैशन में पढ़ा जाता है, मतलब लगातार पढ़ा जाता है, बीच में कोई कॉमा या पंक्चुएशन नहीं होता। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें और किसी हायर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दोनों में जेनेटिक कोड लगभग सेम होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस जरूर मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स में या कुछ प्रोटोजोअन्स के कोडॉन्स में। इनिशिएशन कोडॉन AUG होता है, ये mRNA में पहली पोजीशन पर होता है, पहला कोडॉन होता है और इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, 2 काम करता है। पहला तो ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है और दूसरा जब भी ये mRNA में कहीं आता है ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। mRNA में जहां पे ट्रांसलेशन को एंड करना होता है वहां पर इन तीनों सीक्वेंसेस में से कोई ना कोई मौजूद होती है या ये तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। UAA, UAG, UGA, इनको स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं। अगर हमें किसी mRNA की सीक्वेंस का पता हो तो हम उससे बनने वाले जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में उनका पता कर सकते हैं। जैसे नीचे अगर AUG है तो अमीनो एसिड मेथियोनिन आएगा और UUU है, UUU है तो फिनाइल एलेनिन आएगा। कहने का मतलब अगर आपको केवल mRNA दे दिया जाए, सीक्वेंस आपको दे दी जाए तो आप उनसे बनने वाली अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस का आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये जेनेटिक कोड के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। डीएनए में होने वाले किसी भी तरह के चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। अगर डीएनए में किसी तरह का कोई चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है उससे बनने वाले आरएनए में भी चेंज होगा और इसका 2 इफेक्ट होगा। आरएनए से बनने वाली प्रोटीन या तो डिफेक्टेड होगी या आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा और दोनों ही केस में फिनोटाइप के ऊपर असर पड़ेगा। म्यूटेशन में डीएनए में किसी नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो जाते हैं। वो चेंज किस तरह के होते हैं? या तो सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें किसी एक नाइट्रोजनस बेस की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, या डिलीशन होता है जिसमें एक या दो नाइट्रोजनस बेस परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं, या इंसर्जन होता है जिसमें एक या दो नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट हो जाते हैं डीएनए के अंदर। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, डिलीशन हो या इंसर्जन हो, इनकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया डिजीज, जो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में बीटा चेन बनाने वाली सीक्वेंस में
एक कोडॉन होता है CTC। CTC जब mRNA बनाता है तो जाहिर सी बात है इसे GAG बनेगा, और GAG बीटा चेन में 6th पोजीशन पर जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उसे ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। जब म्यूटेशन होता है तो CTC की जगह CAC आ जाता है। CAC mRNA में GUG को कोड करेगा, और GUG 6th पोजीशन पे वैलिन को कोड करता है। इससे होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज वाले पेशेंट में अगर हाइपोक्सिया हो यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले नंबर का वैलिन 6वें नंबर के वैलिन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है, और ऐसा आरबीसी में जितना हीमोग्लोबिन होता है सभी हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में होता है, जिसका रिजल्ट होता है आरबीसी का शेप ही बदल जाता है और वो सिकल शेप्ड हो जाती है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लायक अब नहीं रहती है। इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है जिसमें CTC में थाइमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द एडेनिन। पॉइंट म्यूटेशन का एक और एग्जाम्पल होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें एक या दो नाइट्रोजनस बेस का या तो इंसर्जन होता है या डिलीशन होता है। इससे mRNA के ऊपर मौजूद रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है पूरी तरह से, इसलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे यहां देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, राम हैज द रेड कैप। ऐसे ही नाइट्रोजनस बेसेस हुआ करते हैं जिनको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है और जिनकी कोई मीनिंग होती है। तो यहाँ पे राम हैज द रेड कैप की एक मीनिंग आती है। अब इनमें से किसी एक वर्ड को आप डिलीट करके देखो या इंसर्ट करके देखो, मीनिंग ही बदल जाती है। जैसे राम में ए डिलीट कर दिया तो अब बन गया RMHASTHEREDC और इसकी कोई मीनिंग नहीं निकली, मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, यानी ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। राम में एक ए को इंसर्ट कर दिया तो अब हम ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो RAAMHASTHEREDCA, और इनका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। डीएनए में अगर एक या दो नाइट्रोजनस बेस का इंसर्जन या डिलीशन होता है तो mRNA में भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और एग्जैक्टली इसी तरह से होता है, मीनिंग ही चेंज हो जाती है क्योंकि रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, और इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को बाइंड करके ले आता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए mRNA पे प्रेजेंट कोडॉन्स को भी रीड करने का काम करता है। डबल हेलिकल मॉडल को पेश करते वक्त फ्रांसिस क्रिक ने पास्टुलेट किया था कि कोई ना कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में होना चाहिए जो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। फ्रांसिस क्रिक के पहले ही टीआरएनए की डिस्कवरी की जा चुकी थी और उसको सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि जो सॉल्युबल आरएनए होता है वही एक्चुअल में ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए होता है। टीआरएनए का फंक्शन मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। टीआरएनए mRNA के कोडॉन को रीड करता है और अपने साथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम करता है। हर एक अमीनो एसिड के लिए सेपरेट टीआरएनए होता है। टीआरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होता है, जिसमें एक एक्सेप्टर आर्म होती है जो अपने साथ अमीनो एसिड को बाइंड करती है, और एक एंटी कोडॉन आर्म होती है जो mRNA के कोडॉन को रीड करने का काम करता है। देखो mRNA में अगर कोडॉन AGU है तो एंटी कोडॉन UCA होता है टीआरएनए में। अगर mRNA में कोडॉन UAC है तो टीआरएनए में एंटी कोडॉन AUG होता है। टीआरएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड L शेप्ड हुआ करता है। तो हमने अब जाना कि टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं।